मेरे बहनों भाइयों, यदि आज मैं यहां पर आया हूं तो सुनील कांबले के लिए वोट मांगने आया हूं। वैसे सुनील कांबले को पहली बार मैंने देखा है, और देखने से बड़ी बात है कि सुनील कांबले को पहली बार मैंने सुना है। और बहनों भाइयों, सुनील कांबले को सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सुनील कांबले का राजनीति में भविष्य उज्जवल है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनील कांबले ने जिस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं, बहुत ही संक्षेप में, चंद शब्दों में, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका विधायक बनने के बाद आपकी समस्याओं को महाराष्ट्र विधानसभा में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई करेगा तो आपके सुनील कांबले करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, पूरे महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अभी 5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में और 1-2 राज्य ऐसे थे जहां कोई जैसी कामयाबी हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को, वह कामयाबी हमको मिल नहीं पाई थी 5 महीने पहले ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा, जहां लोकसभा में हमारी अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पाई थी, वहां विधानसभा के चुनाव हुए तो आपने देखा होगा कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली को भर दिया और वहां पर हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन गई। महाराष्ट्र में भी मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भी जैसा राजनीतिक विश्लेषकों का, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में भी सरकार बनने जा रही है, तो एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है और क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। बहनों भाइयों, अब वही इतिहास झारखंड में भी जनता दोहराने जा रही है और महाराष्ट्र में भी दोहराने जा रही है। और आप जानते हैं कि देश का जहां तक सवाल है, देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है। लंबे समय तक गरीबी के दौर से इस भारत को गुजरना पड़ा है, गरीबी वह दूर नहीं कर पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे मैं आपको बतलाना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार के काम करने के तौर तरीके और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार के काम करने के तौर तरीके में अंतर क्या है। बराबर जब भी चुनाव होता था, कांग्रेस के नेता आकर जनता के बीच यही दावा करते थे, हमारी सरकार बना दो, हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हुई। लेकिन बहनों भाइयों, आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में बना दी। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। आज भारत ही नहीं, सारी दुनिया यह दावा कर रही है या 7-8 वर्षों के अंदर ही मोदी जी ने भारत के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूं कि यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आज कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है मेरे दोस्तों, और कांग्रेस की स्थिति तो कुछ इस प्रकार की हो गई। आप मानिए कि उसका बंटाधार होकर रहेगा। और यहां पर भी उद्धव जी की शिवसेना और एनसीपी के गले में कांग्रेस पड़ गई है, तो आप समझ लीजिए कि इन पार्टियों का भी जाना तय है, इन पार्टियों का भी अब कोई भविष्य नहीं है। यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जहां तक महाराष्ट्र की सरकार का काम है, एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि महाराष्ट्र में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम यहां की सरकार ने किया है। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों में
नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम जो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, इस सरकार की जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों कम है। एक से एक बढ़कर इन्होंने काम किए हैं। ज्यादातर विकास योजनाएं जो चाहे भारत सरकार की रही हो चाहे यहां की रही हो, बहनों भाइयों हम लोगों ने नारी शक्ति पर ही केंद्रित किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है। जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक पूरी तरह से भारत के सशक्तिकरण की कल्पना हमारी किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकती है। 1 करोड़ बहनों को हम लोगों ने लखपति बनाया है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बहनों को बनाया है। और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम आगामी कुछ वर्षों में ही 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे और इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। महायुति सरकार के बारे में मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, महायुति सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कोई ये छोटा काम नहीं था। 2.5 लाख से कम जिन लोगों की आमदनी है उनके खाते में 1500 रुपया यहां की महाराष्ट्र सरकार ने डालने का काम किया है। 1500 रुपया यह कम नहीं होता है। जहां तक मुझे जानकारी है इस बार अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में यहां की एनडीए ने कहा है यदि हमारी सरकार बन गई तो हम इस अमाउंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। कितना करने वाले हैं? अब इसको बढ़ाकर 2100 रुपया करने वाले हैं। जो महिलाओं को 2100 रुपये प्राप्त होंगे, यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। और बहनों भाइयों, मैं यह बातें महिलाओं से संबंधित भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आधी आबादी को पीछे छोड़कर विकसित भारत बनाने का जो हमारा स्वप्न है, वह स्वप्न किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। बराबर नारी शक्ति की चर्चा तो कांग्रेस करती थी, लेकिन जो नारी समाज के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए कांग्रेस ने नहीं उठाया। बराबर वह कहते थे भारत की संसद में, भारत की विधानसभाओं में और अन्य जो संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, लेकिन इस काम को वह नहीं कर पाए। पहली बार भारत की संसद में नारी बंधन अधिनियम पास करके महिलाओं को भारत की संसद में और विधानसभाओं में 33% का प्रतिनिधित्व देने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। तेजी से बुनियादी ढांचों का विकास हमारी सरकार के रहते जो हिंदुस्तान में हुआ है उससे भी आप सभी परिचित हैं। आज मैं यहां महाराष्ट्र में खड़ा हूं। मैं यहां पर बाड़वट पोर्ट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, इतना बड़ा पोर्ट महाराष्ट्र में बन रहा है कि हमारे सारे हिंदुस्तान के जितने पोर्ट यानी बंदरगाह हैं, उनकी जितनी क्षमता है उतनी अकेले उससे अधिक क्षमता महाराष्ट्र में जो यह बाड़वट पोर्ट बनने जा रहा है उसकी क्षमता है। महाराष्ट्र के लिए मैं समझता हूं कि यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। बहुत ऐसे काम जो जन कल्याणकारी हैं हमारी सरकार ने किए हैं। आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिया है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 1 साल में। और इस बार के घोषणा पत्र में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनाथ जी, क्योंकि घोषणा पत्र में ही बनवा रहा था, ऐसा करिए कि चाहे कोई किसी भी इनकम ग्रुप का कोई क्यों न हो, यदि उसकी आयु 70 वर्ष के ऊपर हो गई है तो उसे आयुष्मान कार्ड की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष वो अपना मुफ्त इलाज करा सके। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, आप ऐसे बुजुर्गों के पास जाइए जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर हो गई है और उनसे कहिए, उनसे आग्रह करिए कि वो फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद आप उनका आयुष्मान कार्ड बनवाइए ताकि इसका पूरा लाभ उनको मिल सके। बहनों भाइयों, जिस महाराष्ट्र में मैं खड़ा हूं यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, कर्मस्थली भी है। लेकिन आजकल आप यह देख रहे होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया था उस संविधान की एक लाल किताब लेकर राहुल गांधी चारों तरफ हर सार्वजनिक सभा में घूम रहे हैं। अब पता नहीं वह लाल किताब कौन सी है, क्या है, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन एक पतली सी लाल किताब लिए हुए हैं, कहते हैं यह भारत का संविधान है और सबको यह दिखा रहे हैं। और उस संविधान को जिसको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था,
उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया है। जब यहां से संसद का चुनाव इसी महाराष्ट्र से लड़ रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस ने उनको हराया है और योजनाबद्ध तरीके से हराया है। मेरे बहनों भाई, आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है उसे कम करके किसी भी सूरत में नहीं आंका जा सकता मेरे बहनों भाइयों। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो श्रेय मिलना चाहिए था, वह श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस कांग्रेस पार्टी ने नहीं मिलने दिया। क्या भारत रत्न कांग्रेस के रहते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया जा सकता? कई लोगों को दिया गया। क्या केवल इसलिए नहीं दिया गया कि वह अनुसूचित वर्ग से आते थे? बहनों भाइयों, इस काम को इस आजाद भारत में पहली बार यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत रत्न की उपाधि से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोगों ने नवाजा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश और विदेश में जहां जहां भी रहे हैं उन सभी स्थलों का निर्माण कराया है और उन्हें पंच तीर्थ के रूप में हम लोगों ने विकसित किया है। और मेरा पक्का विश्वास है कि यह पंच तीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, लेकिन यह आपके साथ धोखा है। हिंदुस्तान की जनता को यह छला जा रहा है। संविधान के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। आज ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। कहां से संविधान पर संकट आ गया? इन्होंने 130 बार संविधान में संशोधन किया है। मोदी जी ने 8 बार किया है, सर्वसम्मत किया है, जिसको कि कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। अब वो कह रहे हैं संविधान पर संकट है। यहां तक कि इन्होंने यह संशोधन किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना थी, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, उस प्रस्तावना प्रियम्बल में भी संशोधन कर डाला। भारत के संविधान की आत्मा पर ही चोट मार दी। और आज वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी में पास कराया इन लोगों ने। संविधान की इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं मेरे बहनों भाई। और आज ये संविधान को बचाने के लिए संविधान की एक कॉपी लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आज ये कहते हैं आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, हमको विचार व्यक्त करने का जो अवसर, खुला अवसर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। मैं बतलाना चाहता हूं, भारत का संविधान 1950 में बना था। 1951 में पहली बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो इस कांग्रेस ने किया है मेरे बहनों भाइयों। इसका प्रमाण है। सारे अपराध इन्होंने किए और भारतीय जनता पार्टी को लांछित करना चाहते हैं। धारा 370 भारत के संविधान में, हां, उसको हम लोगों ने हटाया है, क्योंकि 1951 में ही हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। यह हमारी पार्टी का संकल्प है। और चुटकी बजाकर उस धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से धारा 370 को बहाल करने की बात करती है, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर यह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बहनों भाइयों, इतने बड़े बड़े अपराध इस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि हिंदुस्तान की जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने मजहब, जात या पंथ के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों को बतलाना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मेरे कांग्रेस के दोस्तों,
कहां आप देश को ले जाना चाहते हैं? अब आपने कहना शुरू कर दिया हमारी सरकार बनेगी और जाति के आधार पर हम जनगणना कराएंगे। कितनी जातियां हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं 2011 में भी जनगणना हुई थी। जाति, उपजाति, गोत्र यह मिलाकर लगभग लाख से अधिक हो गए थे। वह जनगणना प्रकाशित ही नहीं की गई। समाज कल्याण मंत्रालय ने भी एक जनगणना कराई। कई हजार पिछड़े वर्ग के लोग, कई हजार अनुसूचित वर्ग के लोग, कई हजार अनुसूचित जनजाति के लोग, और आप कहते हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और जिस जाति को जो आरक्षण का हक अधिकार मिलना चाहिए वह हक और अधिकार उनको हम देंगे। अरे कितना आरक्षण दोगे? हमारा कहना है, कांग्रेस के अध्यक्ष से भी, खड़गे जी से भी और राहुल जी से भी मैं कहना चाहता हूं, आप यदि जातिगत जनगणना कराओगे तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करो, एक ऐसा पेपर तैयार करो, उसमें आप यह बतलाओ कि जातिगत जनगणना कराने के बाद किस जाति को आरक्षण का कितना परसेंटेज देने वाले हो, यह एक बार बतलाओ। और वह ब्लूप्रिंट लेकर, वह पेपर लेकर जनता के बीच आओ। सारे देश में बहस होनी चाहिए। यदि जनता उससे सहमत है तो बहनों भाइयों हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। कितनी जातियों को आप देंगे केवल सत्ता हासिल करने के लिए? समाज की समरसता को, समाज के भाईचारे को यह तार तार किए जा रहे हैं। यदि कोई सच्चाई होती तो बात भी समझ में आती। केवल आंखों में धूल झोंका जा रहा है। बहनों भाइयों, बराबर देश की जनता को गुमराह करके इन लोगों ने वोट हासिल किया है। नेता वह होना चाहिए, राजनीतिक पार्टी वह होनी चाहिए कि जो कहती है वह करती है। कहने और करने में अंतर है। उस राजनीतिक पार्टी पर कभी आप विश्वास मत करना, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। हम लोगों को उठाकर देखिए, कहां विश्वास का संकट हम लोगों ने भारत की राजनीति में पैदा होने दिया। भारत में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन लोगों ने पैदा की थी और उसको चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। और बहनों भाइयों, जिस तरीके से हम लोग दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है, सारी दुनिया में। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन भारत आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। ये लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस आधार पर देश को बांटकर सरकार बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों से, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश रहना चाहिए, देश नहीं टूटना चाहिए। ये जाति, ये मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं। उलेमाओं का एक प्रतिनिधिमंडल में मिला था और कहा 10% आरक्षण मिलना चाहिए। हमको किसी ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं ने भीतर से आश्वासन दे दिया है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 10% का आरक्षण आपको मिलेगा। अब कहां तक सच है मैं नहीं बतला सकता, मुझे बतलाया गया है, मुझे जानकारी मिली है। भारत का संविधान धर्म और मजहब के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। कैसे दोगे आप? क्यों झूठ बोलते हो? और मैं अन्य पंथ, मैं सभी पंथों को बतलाना चाहता हूं, सभी धर्मावलंबियों को बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाली नहीं है। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यह हमारी राजनीति का आधार है। ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसकी मुझे एक पीड़ा रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैं बेहद सम्मान करता था, करता हूं।
सत्ता के लिए उद्धव जी ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई। मैं यही कहना चाहता हूं, उद्धव जी, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान वो होता है जो अपने सिद्धांत और रसूलों से चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह डिगे ना। और आपने यह क्या कर दिया? बहनों भाइयों, मानकर चलो आप, कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। इन लोगों को पकड़ लिया है कांग्रेस ने, अब इनका जाना तय है। क्या मानकर चलो? हर चीज में, संविधान के मामले में भी इन लोगों ने मनमानी की है। जैसा मैंने आपको बतलाया, और जैसा मैंने बतलाया कि कई बार संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़खानी भी की है। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं। इसलिए एक चीज याद रखिएगा मेरे बहनों भाइयों, आपको न बंटना है और न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र गढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोगों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब राहुल जी की बात सुनने लगेंगे। राहुल जी तक मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत की दुकान में वह नफरत का सामान बेचते हैं। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हुए पहली बार किसी को देखा होगा आपने, तो राहुल गांधी को देखा होगा। मोहब्बत की दुकान में तो मोहब्बत बिकनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत बेच रहे हैं। क्या क्या ये लोग करना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, देश आगे बढ़ रहा है, देश का मस्तक ऊंचा हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप कहेंगे कि हर कोई व्यक्ति अपने सरकार की तारीफ करता है, ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत में हैं, मिस्टर गारसेटी नाम है, उन्होंने एक भाषण देते समय एक स्थान पर कहा था, यदि आप भविष्य देखना चाहते हो तो भारत में आओ। यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत में आओ, और भविष्य पर काम करना चाहते हो तो ऐ दुनिया वालों, भारत में आओ। यह अमेरिका दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है, उसके एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी ने कहा है। अंग्रेजी में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि मिस्टर गारसेटी ने कहा कि इफ you want to feel the future, come to India. If you want to see the future, come to India. And if you want to work on future, come to India. यह है हमारा भारत मेरे बहनों भाई। अरे ये कहां की बातें ये लोग करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यह धरती शिवाजी की धरती है, सावरकर जी की धरती है, बाल गंगाधर तिलक की धरती है, समर्थ गुरु रामदास की धरती है, अम्बेडकर की धरती है, और माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की धरती है मेरे बहनों भाई। देश को हम किसी भी सूरत में बंटने नहीं देंगे। देश को बांटा है तो कांग्रेस ने बांटा है। हो गए दो टुकड़े भारत माता के। काश दोनों देश एक रहे होते। और मैं अल्पसंख्यक समुदाय के भी भाइयों से कहना चाहता हूं, उनको भी विचार करना चाहिए। भारत जैसा देश ढूंढे नहीं मिलेगा मेरे बहनों भाइयों, ढूंढे नहीं मिलेगा। यहां के रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने वाला हूं, देश का मस्तक ऊंचा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। एक उदाहरण बतलाऊं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, रूस और यूक्रेन के बीच 2.25 वर्षों से लड़ाई चल रही है। आप लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। रूस और यूक्रेन के बीच सब। मेरे बहनों भाइयों, जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई, रूस की तरफ से भी तोप, बम, गोले, मिसाइलें चल रही थी,
और यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले और मिसाइलें चल रही थी। हमारे भारत के लगभग 30,000 से अधिक बच्चे वहां पर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, तरह तरह की, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, रूस यूक्रेन के ऊपर मिसाइल छोड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे यूक्रेन में जहां रहते हैं वहां गिर जाए और हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाए। तो भारत में रहने वाले उन बच्चों के माता पिता मिले प्रधानमंत्री से और कहा, मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम नहीं जानते, यूक्रेन से हमारे बच्चों को निकालकर आप भारत ले आइए, उनकी पढ़ाई हो अथवा न हो, हमें कोई चिंता नहीं है, जिंदगी की कीमत सबसे बड़ी होती है। यह उन लोगों ने कहा था। मेरे बहनों भाइयों, ध्यान से सुनना, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया और कहा, पुतिन जी, युद्ध थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया, कहा, जेलेंस्की जी, कुछ समय के लिए आप युद्ध रोक दीजिए, बम तोप गोले मत चलाइए। मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 भारत के बच्चे वहां से चल के भारत में आ गए। यह है हुकूमत, यह है हुकूमत। इसलिए मैं आपसे आप वोट मांगने आया हूं कि आप लोगों का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, बातें बहुत सारी हैं। घोषणा पत्र के बारे में आप सबको बतलाया कि नहीं? आप लोगों ने बतलाया है ना? घोषणा पत्र के बारे में आप सबको जानकारी हो ही गई होगी। तो मैं पक्का मानकर जाऊं, कामले जीत जाएंगे? पक्का? कहां है कामले जी? आइए, इधर आइए, हमारे बगल में आइए। यदि जीत जाएंगे, पक्का मन बना लिया है, एक बार तालियां सब लोग बजा दीजिए तो मैं मान लूं। और मेरे बहनों भाइयों, मैंने जो कहा है सुनील कांबले के बारे में, सुनील कांबले का भविष्य उज्जवल है, यह मान लेना। और ये भारी मतों से आपने यहां की सीटों को जिता दिया। एक बार कभी न कभी जब सुनील कांबले बुलाएंगे तो मैं फिर से आऊंगा। क्या बात। और मैं यदि दोबारा आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। एक बार जा सभी लोग मोबाइल निकाल के जला लीजिए, सभी लोग निकालिए। व्हेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, क्या बात है। सर्वांनी मोबाईलची टॉर्च लावा। वाह, कितनी मोबाइलें जल गई। बोलिए भारत माता की।